जब रे को होश आया तो उसकी आंख जोर से फड़की, फिर उसने पीछे हाथ हिलाया। तुरंत उसकी सेक्रेटरी जैसी लगने वाली एक महिला दौड़ कर आई। उसने अपने वॉलेट से कुछ 100 युआन निकाले और बूढ़े किसान के हाथ में दे दिए। पैसे मिलते ही बूढ़ा पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। फिर वो रे को ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। अगले ही पल उसने टेल गेट खोल दिया और सब लोगों को पहली बार फ्लिन की बनाई हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल साफ नजर आ गई। लेकिन गाड़ी देखते ही सबके चेहरों पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। ये बिल्कुल भी मार्केट में मौजूद मॉडर्न ईवीज जैसी नहीं लग रही थी। ध्यान से देखने पर इसका शेप एक बहुत पुरानी और कब की डिसकंटिन्यू हो चुकी AE86 जैसा लग रहा था। क्या फ्लिन तकुमी फुजिवारा का फैन है? क्या उसने सीरियसली AE86 का रेप्लिका बना दिया? बस इतना कह सकता हूँ कि इस कार से रेट्रो वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। सच बोलूं तो मुझे तो ये काफी पसंद आ रही है। कम ऑन यार, फ्लिन ने या तो आलस किया है या पैसे बचाने के चक्कर में कोई पुरानी खटारा गाड़ी उठाकर ईवी में कन्वर्ट कर दी। सच ये है कि फ्लिन को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। जब व्यूअर्स बहस कर रहे थे तब तक रे एक्साइटमेंट के साथ ट्रैक्टर पर चढ़ चुका था। लाइव स्ट्रीम के 5 कैमरा सीधा मेरी बनाई हुई कार पर फोकस कर चुके थे। दूसरी तरफ मार्कस स्टेज से नीचे उतर चुका था और दूर से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। उसके आसपास DMI ग्रुप के कई डायरेक्टर्स जमा हो गए थे और उसे बधाइयां देने लगे। मार्कस, कांग्रेचुलेशंस, आज डेमी 7 ने जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। अब डेमी ऑफिशियली ईवी इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। मैंने अभी चेक किया है, सिर्फ कुछ मिनट्स में डेमी ग्रुप का स्टॉक 0.05% ऊपर चला गया है। मैं तो अभी से देख सकता हूँ मार्कस की लीडरशिप में डेमी और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। डायरेक्टर्स की तारीफ सुनकर मार्कस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आंखों के कोने तक सिकुड़ गए। उसने हल्की सी गर्दन उठाकर रे की तरफ देखा। जेंटलमैन, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कीजिए। हमने अभी तक वो कार देखी ही नहीं जिसके लिए रे ने फ्लिन को 10 मिलियन दिए हैं। मार्कस हंसकर बोला। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसकी आंखों में छुपा हुआ मजाक और कंटेम्प्ट साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक रे की तरफ कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई दी। शोर बढ़ने लगा। मार्कस ने आंखें सिकोड़कर उधर देखा। उधर रे कार इंस्पेक्ट कर चुका था और ड्राइवर सीट में भी बैठ गया था। कार अभी भी ट्रैक्टर पर ही खड़ी थी। रैंप लग चुका था, बस इंजन स्टार्ट होना बाकी था ताकि वो उसे नीचे उतार सके। लेकिन जब रे ने 1 टच स्टार्ट बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। कार बिल्कुल साइलेंट रही। ये देखते ही वेन्यू और लाइव स्ट्रीम दोनों जगह हंगामा मच गया। क्या फ्लिन ने सच में गलती कर दी? कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। लगता है 3 दिन वाकई बहुत कम थे। शायद फ्लिन कुछ कंप्लीट ही नहीं कर पाया। खत्म। फ्लिन की लेजेंडरी रेपुटेशन आज टूटने वाली है। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब बचा क्या? फाइनली दुनिया में बैलेंस वापस आ गया। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। फ्लिन को देखकर मुझे हमेशा लगता था मैं लूजर हूँ। वेन्यू का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उधर रे ने भवे सिकोड़ ली और प्रॉब्लम चेक करना शुरू कर दिया। टेक बैकग्राउंड से आने की वजह से उसे कार्स की बेसिक समझ थी। एक्सपर्ट लेवल नहीं, लेकिन आम आदमी से बहुत ज्यादा। और जैसे ही उसने चेक किया, रे पूरी तरह सन्न रह गया। प्रॉब्लम कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी। बैटरी में 1% भी चार्ज नहीं था। कार पूरी तरह डेड बैटरी के साथ डिलीवर की गई थी। फ्लिन ने कार बना दी थी लेकिन चार्ज करना भूल गया था। रे सीधा सीट पर धड़ से गिर गया। इतना सब देखने के बाद उससे भी एक गाली निकल ही गई। उसके माथे पर काली लकीरें उभर आईं। उसकी आवाज लाइव ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट से पूरे वेन्यू में गूंज उठी और अगले ही पल पूरा नॉर्थ हिल प्लाजा बिल्कुल चुप हो गया। कई सेकंड्स तक मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर अचानक पूरा वेन्यू हंसी से फट पड़ा। लोग इतना हंस रहे थे कि सीधा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। कई लोग कमर पकड़कर झुक गए। आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत लोगों ने पहले सिर्फ फ्लिन के स्कैमर रेपुटेशन के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार उसे खुद एक्सपीरियंस किया। और जो व्यूअर्स खास फ्लिन के लिए आए थे वो तो कब के टूट चुके थे। नहीं भाई, पहले मुझे सांस लेने दो। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। सेम ओल्ड फ्लिन, सेम ओल्ड ट्रिक्स। अल्टीमेट स्कैमर का टाइटल बिल्कुल सही है। मुझे लगा मिया की मोटरसाइकिल में पेट्रोल न डालना फ्लिन का पीक स्कैमर मोमेंट था, लेकिन रे का केस तो उससे भी ऊपर निकला। बंदे ने बैटरी तक चार्ज नहीं की, 10 मिलियन का ऑर्डर लिया और 30 रुपए की बिजली बचाने के लिए बैटरी खाली छोड़ दी। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। बाकी कंपनीज कस्टमर को किंग समझती हैं, फ्लिन खुद को किंग समझता है। रे ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी रेपुटेशन फ्लिन के सामने 0 वैल्यू रखती है। उसको भी सबकी तरह स्कैम कर दिया गया। रे का चेहरा देखा, पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है। $100 बिलियन का टाइकून ऐसे हिल गया। ये सिर्फ फ्लिन ही कर सकता है। कार की सीट पर पीछे टिककर बैठे रे के इमोशंस इस वक्त पूरी तरह उलझे हुए थे। अपने ऑर्डर में लिखी हर रिक्वायरमेंट को याद करते हुए उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। आखिर वो करना क्या चाहता है? रे ने धीरे से खुद से कहा, इन दोनों कार्स का कंपेयर करने लायक कुछ है भी? फिर वो चुप हो गया पूरा 10 सेकंड तक। जब DMI स्टाफ एक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन लेकर आ गया तब जाकर रे होश में आया। उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, अब सिर्फ फ्लिन पर भरोसा कर सकता हूँ। ये बोलकर वो कार से बाहर निकला। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा और सीधा एग्जिट की तरफ चल दिया। ऑडियंस ने ये देखा और तुरंत मान लिया कि रे गुस्से में वेन्यू छोड़कर जा रहा है। चैट और वेन्यू दोनों जगह हंगामा फिर से शुरू हो गया। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती देख सेक्रेटरी तुरंत आगे आई। DMI ग्रुप लॉन्च अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने माइक्रोफोन में कहा। मिस्टर रे ने कहा है कि जैसे ही कार फुल्ली चार्ज हो जाएगी वो पर्सनली मिस्टर फ्लिन की बनाई हुई व्हीकल का शोकेस शुरू करेंगे। कृपया सब लोग थोड़ा पेशेंस रखें। ये कहकर सेक्रेटरी चार्जिंग प्रोसेस सुपरवाइज करने लग गई। हैरानी की बात ये थी कि वेन्यू में बैठे हजारों लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स वाकई शांत होकर वेट करने लगे। किसी और कंपनी के लॉन्च में लोगों को आधा घंटा वेट करवाना मतलब इवेंट खत्म समझो, लेकिन फ्लिन के नाम पर सबने पेशेंस दिखाया। लगभग 20 मिनट बाद अचानक हवा में इंजन की गरज गूंज उठी। लोग बोर होने लगे थे, लेकिन इतनी जबरदस्त इंजन साउंड सुनते ही सबकी
सबकी गर्दन एक साथ मुड़ गई। नॉर्थ हिल प्लाजा के माउंटेन एंट्रेंस से एक के बाद एक सुपर कार्स निकलने लगी, फॉर्मेशन में लाइन बनाकर। एक नजर में ही दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दिख रही थी, फरारी, लैम्बोर्गिनी और कई और टॉप टियर सुपर कार्स। बस एक सेकंड में सबका अटेंशन उधर चला गया। कहते हैं सुपर कार्स हर आदमी का अल्टीमेट सपना होती हैं, और इतना जबरदस्त लाइनअप देखकर हर किसी की आंखें चमक उठी। तभी रे की आवाज फिर से पूरे प्लाजा में गूंजी। अगला सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रेसिंग स्पेक्टिकल एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये सारी वर्ल्ड क्लास सुपर कार्स DMI ग्रुप ने स्पेशली अरेंज की हैं और इन्हें चलाने वाले सब प्रोफेशनल रेसर्स हैं। ये सुनते ही पूरा वेन्यू चीयर्स से गूंज उठा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतना क्रेजी बोनस इवेंट भी मिलेगा। लाइव स्ट्रीम का चैट तो सीधा फट गया। रे इज रे फॉर अ रीजन। बंदा लॉन्च को फेस्टिवल बना देता है। बैटरी चार्ज होने का वेट भी एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मजा आएगा। हर लॉन्च में एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द चार्ट्स होती है। इन इंजन्स की गरज सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन रुको जरा, ये तो डामी का EV लॉन्च है ना, तो फिर इतनी सारी पेट्रोल पीने वाली सुपर कार्स को रेस के लिए लाना क्या सही आइडिया है? रे आखिर सोच क्या रहा है? क्या उसे डर है कि डामी की कार ज्यादा बिक जाएगी? अरे इतना मत सोचो, बस शो एंजॉय करो। लेकिन अगले ही पल किसी ने जोर से चिल्लाया, रुको, ये क्या है? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? व्यूअर्स का कंपोजर तुरंत टूट गया। लाइव ऑडियंस के चेहरे जम गए। नॉर्थ हिल माउंटेन रोड के स्टार्टिंग लाइन पर सुपर कार्स के साथ साथ एक और गाड़ी खड़ी थी, और उस गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे खुद रे बैठा हुआ था। वो फ्लिन की बनाई हुई EV थी। वेन्यू में एक साथ हाय हाय और गैस्प्स की लहर दौड़ गई। बेब, मुझे जोर से थप्पड़ मार। क्या मैं दिन के उजाले में हेलुसिनेशन देख रहा हूँ? थप्पड़? हेलुसिनेशन नहीं है, लेकिन क्या रे पागल हो गया है? मुझे प्रोसेस करने दो। एक तरफ लैम्बोर्गिनी, फरारी, कोनिग्सेक जैसी सुपर कार्स और दूसरी तरफ रे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर रेस में घुस रहा है। अगर रे इन सुपर कार्स का धुआं भी देख पाया तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए रे को फुल मार्क्स। मैंने अपनी जिंदगी में इतना क्रेजी कार लॉन्च कभी नहीं देखा। सिर्फ नॉर्मल व्यूअर्स ही नहीं, मार्कस और डामी के डायरेक्टर्स भी शॉक में थे। मार्कस ने आंख के कोने को साफ करते हुए कहा, रे, क्या तुम खुद पर्सनली प्रूफ करना चाहते हो कि वो कार कितनी बेकार है, ताकि कंपैरिजन में हमारी S7 और भी बेहतर लगे? फिर उसने गहरी सांस ली। बस करो रे, डामी ग्रुप और मेरे लिए तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। चाहे तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहो या नहीं, मेरी नजर में तुम हमेशा रिस्पेक्ट के लायक होगे। मार्कस इतने इमोशन के साथ बोल रहा था कि लग रहा था सच में रे की कुर्बानी से टच हो गया है। बाकी डायरेक्टर्स ने भी तुरंत बात समझ ली। तो ये सब इसीलिए है, जितना बड़ा तमाशा रे क्रिएट करेगा उतना ही ज्यादा अटेंशन S7 को मिलेगा। मार्कस और डायरेक्टर्स के वॉचफुल आईज के सामने रेस फाइनल काउंटडाउन में एंटर कर गई। दर्जन से ज्यादा सुपर कार्स अपने इंजन्स गरजा रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो, और उनके बीच रे की फ्लिन बिल्ट EV बिल्कुल एक मासूम बकरी की तरह लग रही थी जो शेर के झुंड में फंस गई हो। फिर काउंटडाउन 0 पर पहुंचा। बैंग, स्टार्टिंग गन फायर हुई। अगले ही सेकंड सारी सुपर कार्स मिसाइल की तरह लाइन से निकल गई। स्टार्ट कंट्रोल स्टार्ट्स देखकर क्राउड पागल हो गया। लेकिन फिर सबकी नजर रे की गाड़ी पर गई और लोग हंसने लगे। हाँ ठीक है, EVs की लॉन्च एक्सेलरेशन नॉर्मल पेट्रोल कार्स से तेज होती है, लेकिन ये रूल सुपर कार्स पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ तो पूरी तरह आउट क्लास हो जाएगी। सिर्फ स्टार्ट के कुछ सेकंड्स में ही रे डजन्स ऑफ मीटर्स पीछे रह गया था। थोड़ी देर बाद तो सुपर कार्स का धुआं तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ रे का डामी चेयरमैन होना काम आ गया। ड्रोन ऑपरेटर्स अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सैलरी का चेक कौन साइन करता है। 5 ट्रैकिंग ड्रोन्स में से 2 ड्रोन्स पूरी रेस में सिर्फ रे की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, और इसी तरह रे नॉर्थ हिल माउंटेन रोड के पहले बड़े कर्व तक पहुंच गया। वेन्यू में बैठे लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स जाइंट LED स्क्रीन पर नजर जमाए हुए थे। ड्रोन फुटेज क्रिस्टल क्लियर थी। नेचुरली सबका फोकस सुपर कार्स पर ही था। कोई रे की साइड में खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लोग बस एक कैजुअल ग्लांस मारकर वापस सुपर कार्स देखना चाहते थे। लेकिन उस एक नजर के बाद किसी की आंखें स्क्रीन से हटी ही नहीं। क्राउड में से किसी ने डिसबिलीफ में चीख मारी। स्क्रीन पर रे की कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। हाँ, सुपर कार्स जितनी फास्ट नहीं थी, लेकिन ये भी कोई मजाक नहीं था। ये स्पीड तो ज्यादातर हाईवेज की लीगल मैक्सिमम लिमिट के आसपास होती है। और सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि इतनी स्पीड पर पहुंचने के बाद भी रे कर्व के लिए जरा सा भी स्लो नहीं हुआ। प्रेडी मूव टू गेज द फर्स्ट कर्व। रे ने ब्रेक छूने तक की जरूरत नहीं समझी। वो सीधा टर्न में घुस गया और 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा आर्क क्लियर करके निकल गया, जैसे टर्न था ही नहीं। गाइस, मैंने सही देखा ना? रे टर्न्स पर स्लो ही नहीं हो रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है रे ने वो कॉर्नर सुपर कार ड्राइवर से भी तेज क्लियर किया। लग नहीं रहा उसने सच में तेज क्लियर किया है। मैं टाइमिंग कर रहा था। सबसे फास्ट सुपर कार कोनिग्सेक ने पहले कॉर्नर पर 12 सेकंड लिए। रे ने सिर्फ 0.6 सेकंड में कर दिया, पूरे 20 गुना फास्टर। मुझे लगा रे यहाँ कार शो करने आया है, निकला ड्राइविंग स्किल्स शो करने। बस आज से मैं रे का नंबर 1 फैन हूँ। सबको लगा नो ब्रेक कॉर्नरिंग ही पीक थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तो बस शुरुआत थी। हील टू डाउन शिफ्ट, ट्रेल ब्रेकिंग, मिड थ्रॉटल ड्रिफ्ट इनिशिएशन, हर मूव देखकर लोगों की सांसें रुक रही थी। क्या रे सीक्रेटली रिटायर्ड F1 ड्राइवर है? और सबसे डरावनी बात यह है कि ये मूव्स उसके लिए वार्म अप लग रहे हैं। वेट ट्रांसफर, फ्रंट लिफ्ट करके ओवरटेकिंग लाइन बनाना, टाइट काउंटर स्टीयरिंग से टायर वेयर मैनेज करना, इवेसिव मनोवर्स, और सबसे शॉकिंग
चीज इनर्शिया ड्रिफ्ट्स, ये इम्पॉसिबल है। उसकी स्किल्स तो बिल्कुल तकुमी फुजिवारा लेवल की लग रही हैं। चैट पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेस का सेंटर ऑफ अटेंशन सुपर कार्स नहीं बल्कि रे बन जाएगा। नॉर्थ हिल माउंटेन रोड अपने एंडलेस कर्व्स के लिए फेमस थी और रे अपनी हैरत अंगेज ड्राइविंग टेक्निक्स के साथ लास्ट पोजीशन से सीधा फर्स्ट प्लेस तक पहुंच गया। सिर्फ फर्स्ट प्लेस ही नहीं, उसने सेकंड पोजीशन वाले से लगभग 1 किलोमीटर का गैप बना लिया था। जिन प्रोफेशनल रेसर्स को एक बिना एग्जॉस्ट वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल ने ओवरटेक किया था, सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बॉस रे, प्रोफेशनल ड्राइवर कौन है, मैं या आप? सुपर कार कौन चला रहा था, मैं या आप? क्या पता रे के इतने हॉबीज हैं, शायद बचपन से रेसिंग कर रहा हो। जब रे रिटायर करेगा सीधा प्रोफेशनल रेसिंग में जा सकता है। मैं पूरा वेन्यू रेंट करूंगा और सबको देखने बुलाऊंगा। पक्की बात? बिल्कुल, ग्रुप में चलेंगे। लेकिन मार्कस ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है रे की ड्राइविंग इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम लोग सीरियसली ये तो नहीं मान रहे कि वो एक्चुअल प्रोफेशनल रेसर्स से बेटर है? ये सारे ड्राइवर्स रे ने ही हायर किए थे। क्या पता कितना होल्ड बैक कर रहे हो। मार्कस की बात सुनकर डायरेक्टर्स चुप हो गए और नजरें नीचे कर ली। इस तरफ सब कंपोज दिख रहे थे, लेकिन वेन्यू में बैठे हजारों लोग और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स बिल्कुल काम नहीं थे। रे के कार पार्क करने से पहले ही पूरा प्लाजा चीयर से गूंज उठा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा रे खुद सबसे ज्यादा शॉक था। उसकी आंखें स्टीयरिंग को घूर रही थी, गला सूख गया था, वो मुश्किल से थूक निकल पाया। चेहरे पर डिसबिलीफ साफ लिखा था। ये हाल लगभग 2 मिनट तक रहा, जब तक बाकी प्रोफेशनल ड्राइवर्स फिनिश लाइन क्रॉस करके वापस नहीं आ गए। एक ड्राइवर हंसकर बोला, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना? नॉर्थ हिल रेस अरेंज की, हमें यहाँ बुलाया, फर्स्ट प्लेस के लिए 5 मिलियन का प्राइज रखा, हम सब ने अपनी जान लगा दी और एंड में पता चला असली मॉन्स्टर तो आप खुद हो। दूसरा ड्राइवर सर हिलाकर बोला, आपकी स्किल्स लगभग F1 लेवल की हैं, हम जीत ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। सब ड्राइवर्स के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में रे के लिए असली रिस्पेक्ट दिख रही थी। जैसे कहते हैं, आम लोग रेस को मजा के लिए देखते हैं, एक्सपर्ट्स टेक्निक देखते हैं, और एक्सपर्ट्स की नजर में रे की ड्राइविंग पूरी तरह इनसेन थी, खासकर जब उसने उन्हें ओवरटेक किया था। वो स्मूथ, सीमलेस और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मनूवर्स अब तक उनके दिमाग में चल रहे थे। जब प्रोफेशनल रेसर्स ही रे की इतनी तारीफ कर रहे थे, तो आम ऑडियंस को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं थी। सबकी नजर अब सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, क्या असली मॉन्स्टर रे था या फ्लिन की बनाई हुई वो ईवी? हजारों लोग एक साथ आगे बढ़े और चीखने लगे, रे ये तो बिल्कुल सैवेज था, ये रेस किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा जबरदस्त थी। रे स्टूडेंट्स लेते हो क्या? मुझे ड्राइविंग सीखनी है। रे ड्राइविंग ट्यूटोरियल रिलीज करो, मैं घुटनों के बल बैठकर पढ़ूंगा। रे मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। क्राउड का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा था। हर सेकंड के साथ आवाजें और ज्यादा क्रेजी होती जा रही थी। रे ने अपनी सेक्रेटरी से माइक्रोफोन लिया और हल्का सा खांसकर गला साफ किया। अगले ही पल पूरा वेन्यू शांत हो गया। फिर रे ने धीरे से एक उंगली साइड की तरफ उठाई। सब लोग उसके इशारे की तरफ मुड़ गए। जब सबने देखा कि रे फ्लिन की ईवी की तरफ इशारा कर रहा है, लोग कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक की आवाज गूंजी। अगले ही पल कार के 4 में से 3 टायर फट गए। चौथा टायर भी टेढ़ा होकर झुक गया। लेकिन तमाशा यही नहीं रुका। कुछ हल्की क्रैकिंग साउंड्स के बाद अंदर से एक जोर का बैंग सुनाई दिया। लग रहा था मोटर भी जलकर खत्म हो गई थी। 1 सेकंड की खामोशी के बाद पूरा वेन्यू हंसी से फट पड़ा। फ्लिन ने रे से कितना लूट लिया। बैटरी चार्ज नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी तो ट्रैजिक है। मैंने पहली बार देखा है कि बिल्कुल नई कार एक ही रन में टूटकर बिखर गई है। रे सच में लकी है कि जिंदा है। अगर रेस के बीच में कार टूट जाती तो आज हम रे की कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते। मुझे लगता है फ्लिन की कार ने रे को स्लो किया। अगर वो सुपर कार चला रहा होता तो आज कुछ और ही देखने को मिलता। रे एक और रन करो, इस बार कोनिक सेग में। क्राउड लगातार डिमांड करने लगा। दूसरी तरफ मार्कस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है फ्लिन की कार उतनी खास नहीं थी जितना लोग समझ रहे थे। तभी रे ने माइक्रोफोन उठाया और शांत आवाज में बोला, अच्छा तो फिर मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूँ। उसने अपना फोन निकाला और सेक्रेटरी को दे दिया। जैंग मेरे फोन की रिकॉर्डिंग बिग स्क्रीन पर चलाओ। ये कहते वक्त भी रे की आंखों में हैरानी की एक हल्की सी झलक अब तक मौजूद थी। सेक्रेटरी ने तुरंत फोन लिया और सेटअप करने दौड़ पड़ी। ऑडियंस चाहे लाइव हो या ऑनलाइन सब कंफ्यूज थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रे क्या दिखाने वाला है। सबकी नजर जायंट LED स्क्रीन पर टिक गई। कुछ सेकंड्स बाद रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चलने लगी। ये तो रे की इन कार रिकॉर्डिंग है। अब मजा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ उसने ड्राइव कैसे किया। रे लेजेंड है जो ये फुटेज शेयर कर रहा है। मैं इसे फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करूंगा। सिर्फ तुम नहीं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स को देखो। सच में जो रेसर्स अभी रेस करके आए थे सबने अपने फोन्स निकाल लिए थे। उनके चेहरे बिल्कुल सीरियस हो गए थे। हर एक की नजर स्क्रीन पर चिपक गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलक झपकाने की। सबको डर था कहीं कोई डिटेल मिस ना हो जाए। स्क्रीन पर रेस स्टार्ट होने से पहले का सीन चल रहा था। दर्जन से ज्यादा सुपर कार्स के इंजन्स एक के बाद एक गरज रहे थे। लेकिन फुटेज में एक अजीब बात नजर आई। रे के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे ही नहीं। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और सेंटर कंट्रोल स्क्रीन पर हल्का सा टैप किया। अगले ही सेकंड पूरे वेन्यू में खूबसूरत और एलिगेंट फीमेल वॉइस गूंज उठी। डिंग, आपने फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड सिलेक्ट किया है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। चाइम बहुत सुंदर थी, आवाज बहुत सूदिंग थी, लेकिन इस वक्त ये 2 लाइनें हर किसी के
कानों में बिजली बनकर गिरी। पूरे क्राउड के चेहरे एक साथ जम गए। मार्कस और DMI ग्रुप के डायरेक्टर्स भी आंखें फाड़कर स्क्रीन को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने गलत सुना है। फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग मोड मतलब नॉर्थ हिल माउंटेन रोड की वो इंसेन रेस जहाँ रे ने प्रोफेशनल रेसर्स को पीछे छोड़ दिया था, वहाँ स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी रे नहीं चला रहा था, गाड़ी खुद को चला रही थी। फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग, ये 3 शब्द सुनते ही पूरा वेन्यू सन्न रह गया। क्या इसका मतलब ये था कि प्रोफेशनल रेसर्स और उनकी सुपर कार्स को हराने वाला रे नहीं था, बल्कि कार का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम था? थोड़ी देर पहले मार्कस ने जो डमी S7 लॉन्च की थी उसमें भी ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर था। वो खुद स्टेज के सेंटर तक ड्राइव करके आई थी और उसी बात पर ऑडियंस ने तालियों से आसमान हिला दिया था। सिर्फ उस फीचर को ही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे थे। लेकिन अब वो क्या देख रहे थे? एक ऐसी सिस्टम वॉइस जो सिर्फ इतना कह रही थी, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर पूरी रेस फ्लिन की कार ने खुद कंप्लीट की थी और रे ने स्टार्ट से फिनिश तक स्टीयरिंग को टच तक नहीं किया था, तो इसका इम्पैक्ट पूरी EV इंडस्ट्री पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं था। इस कार के सामने जो भी व्हीकल्स ऑटोनॉमस ड्राइविंग का क्लेम करते थे, सब बच्चों के खिलौने लग रहे थे। ये टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट ही कैसे कर सकती है? मार्कस अपना कंपोजर खो बैठा। ऐसी चीज तो 10 साल और डेवलपमेंट करने के बाद भी नहीं बन सकती। बाकी डायरेक्टर से ज्यादा मार्कस समझता था कि ये कितना अपसर्ड। एक डायरेक्टर ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मार्कस अभी पैनिक मत करो, पहले पूरी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। मार्कस ने होठों को दबा लिया और गहरी भावों के साथ स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। उधर ऑडियंस शॉक से बाहर आ चुकी थी और अब पूरी तरह स्क्रीन में डूब गई थी। फुटेज आगे बढ़ने लगी। सीट बेल्ट बांधने के बाद रे बस सीट पर पीछे टिककर आराम से बैठ गया था और फिर गाड़ी ने खुद सब कुछ करना शुरू कर दिया। हील टू डाउनशिफ्ट्स, ट्रेल ब्रेकिंग, मिड थ्रॉटल ड्रिफ्ट इनिशिएशन, FR वेट ट्रांसफर से ओवरटेकिंग लाइंस क्रिएट करना, इवेसिव मैन्यूवर्स, काउंटर स्टीयरिंग से टायर वेयर मैनेज करना, इनर्शिया ड्रिफ्टिंग जो प्रोफेशनल रेसर्स भी मुश्किल से एग्जीक्यूट कर पाते थे, और ये सब एक कार खुद कर रही थी। क्राउड जितना आगे फुटेज देखता गया उतना ही ज्यादा डरने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिकॉर्डिंग के 10 मिनट 8 सेकंड पर वही एलिगेंट चाइम दोबारा बजी। डिंग, टायर और मोटर ओवरलोड डिटेक्ट हुआ है। एस्टिमेटेड फेलियर 8 मिनट 7 सेकंड के अंदर। बाकी सारे कंपोनेंट्स नॉर्मल कंडीशन में है। ये सुनते ही लोग ऐसे झटके से होश में आए जैसे सपने से जाग गए हों। सब ने मुश्किल से थूक निकला। मतलब टायर और मोटर फेलियर कार को पहले से पता था और एग्जैक्ट सेकंड तक प्रेडिक्शन भी कर दिया। रेस के दौरान कभी कोई रियल डेंजर था ही नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन के अंदर था। मैं खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। मुझे लगा 800 किलोमीटर प्रति घंटे वाली मोटरसाइकिल ही फ्लिन की लिमिट है, लेकिन सिर्फ 3 दिन में उसने फिर मेरा दिमाग उड़ा दिया। मेरे दिल में फ्लिन मिलियंस टाइम लेजेंड बन गया। कंप्यूटर्स, मोटरसाइकिल्स और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस बंदे की सीलिंग आखिर है कहाँ? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक इंसान इतना टैलेंटेड हो सकता है। क्या अब भी स्कूल वापस जाना लेट नहीं हुआ? पहली बार मुझे नॉलेज और स्किल की असली पावर फील हो रही है। किसी ने कहा फ्लिन 60 साल का होगा, मैं कहता हूँ 80 से कम हो ही नहीं सकता। ऐसे रिजल्ट्स के लिए पूरी जिंदगी रिसर्च करनी पड़ती है। स्ट्रीम का व्यूअर काउंट 10 मिलियन के पास पहुंच चुका था और डिबेट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जायंट स्क्रीन पर ऑटोनॉमस मोड में दौड़ती हुई वो कार देखना लोगों को किसी सुपर हीरो को देखने जैसा लग रहा था, जैसे खुद रोशनी को चलती हुई देख रहे हो। और सिर्फ आम व्यूअर्स ही नहीं, स्ट्रीम देख रहे बिजनेस टाइकून्स भी पूरी तरह स्टंट थे। शेन सिटी की एक लग्जरी विला के अंदर नेथन स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। उसकी आंखों में शॉक, एक्साइटमेंट और ग्रीड तीनों एक साथ चमक रहे थे, क्योंकि उसने समझ लिया था फ्लिन ने कार नहीं बनाई थी, फ्लिन ने फ्यूचर बना दिया था। कुछ ही टाइम पहले हुआवे ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी। उसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग थी। सिर्फ ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर के दम पर उसने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था और ईवी रैंकिंग्स के टॉप पर पहुंच गई थी। लेकिन इस वक्त जब नेथन हुआवे विजन S9 के सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को फ्लिन की कार के साथ कंपेयर कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। हुआवे का विजन S9 अब उसकी ऑटोनॉमस ड्राइविंग कैसी लग रही थी? बिल्कुल बच्चों का खिलौना। और जब नेथन को याद आया कि उसने हुआवे HR के थ्रू फ्लिन को 300 मिलियन एनुअल सैलरी का ऑफर भेजा था, उसका चेहरा शर्म से जलने लगा। हुआवे ने विजन S9 बनाने के लिए 20 बिलियन से ज्यादा R&D में झोंक दिए थे, फिर भी मुश्किल से ये रिजल्ट मिला था। और फ्लिन एक अकेला आदमी, उसने ऐसी कार बना दी जो विजन S9 को पूरी तरह पीछे छोड़ सकती थी। नेथन को लगा फ्लिन की वैल्यू उसके सारे PhDs और मास्टर्स वाली रिसर्च टीम्स को मिलाकर भी नहीं मापी जा सकती। 300 मिलियन। अब उसे लग रहा था ये ऑफर फ्लिन की इंसल्ट नहीं थी, ये उसकी खुद की इंसल्ट थी। सीसी, नेथन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार तुम्हारे अंकल गलत है, बिल्कुल गलत। शुरू से ही ये रे का मार्केटिंग स्टंट नहीं था, ये फ्लिन का वन मैन शो था। मैंने फ्लिन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो अकेला इंसान है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी टॉप टियर रिसर्च टीम से ज्यादा है। लॉन्ग किंगडम के पास ऐसा इंसान होना पूरे देश के लिए ब्लेसिंग है। कड़वी सी हंसी के बाद नेथन के चेहरे पर असली एक्साइटमेंट आ गई। इस पल फ्लिन का नाम हर इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो सबकी नजर फिर से फ्लिन की बनाई हुई कार पर टिक गई। खामोशी के बीच एक ताली बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगले ही पल पूरा वेन्यू तालियों की गरज से गूंज उठा। हर किसी को महसूस हो रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। लेकिन उसी वक्त उस टूट फूट चुकी कार के अंदर से एक बार फिर वही एलिगेंट चाइम सुनाई दी। डिंग। व्हीकल ओनर के लिए एक वॉइस मैसेज मौजूद है।
है, कृपया रिव्यू करें। स्कैनिंग मैसेज क्लियरेंस लेवल थ्रेशहोल्ड से ऊपर है। व्हीकल ओनर के लिए ऑटो प्ले मैसेज शुरू किया जा रहा है। अगले ही सेकंड पूरे प्लाजा में मेरी आवाज गूंज उठी। हे रे, फ्लिन बोल रहा हूँ। तुमने शायद सुना होगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, पेटेंट्स नहीं। जो भी मेरी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर ले उसे बस लाइसेंसिंग फी देनी होती है। लेकिन इस कार के लिए, जिसे मैं डैमी SUV ऑरोरा कहता हूँ, पहली जनरेशन AEV, मैं तुम्हें कुछ पेटेंट्स बेचने के लिए रेडी हूँ। क्या करूँ, आजकल थोड़ा कैश की कमी चल रही है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑर्डर रिसीट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लेना। जैसे ही ये मैसेज खत्म हुआ, पूरा वेन्यू फिर से चुप हो गया और ऑनलाइन देख रहे मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो गए। कैश की कमी? भाई ने 10 मिलियन लिए और फिर भी कैश की कमी है? ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। लेजेंडरी टेक्नोलॉजी के बीच में भी स्कैमर वाली लाइन मार दी। उधर रे के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई कि लग रहा था कान तक पहुंच जाएगी। रे को फ्लिन का रूल पहले से पता था, प्रोडक्ट्स बेचता है, पेटेंट्स नहीं। इसलिए उसका ओरिजिनल प्लान था कि पहले डैमी ग्रुप पर पूरा कंट्रोल हासिल करे, फिर रिसर्च टीम बनाकर दिन रात फ्लिन की कार को स्टडी करे। लेकिन अब फ्लिन ने सीधा पेटेंट्स ऑफर कर दिए थे, जैसे किसी ने सोने की थाली में गिफ्ट रखकर दे दिया हो। रे को पूरा भरोसा था कि फ्लिन की मदद से डैमी SUV ऑरोरा बहुत जल्दी मास प्रोडक्शन में आ सकती है, और इस वक्त उसे लग रहा था कि ऑरोरा नाम से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार वाकई एक रोशनी की किरण की तरह EV दुनिया में फूटी थी। रे तो तुरंत फ्लिन से कांटेक्ट करने के लिए निकलने वाला था कि पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा मार्कस उसके पीछे खड़ा था। रे, कंग्रेचुलेशंस। मार्कस के चेहरे पर कड़वाहट और डिसबिलीफ दोनों थे। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रे एक अकेला इंसान लेकर आएगा और डैमी ग्रुप की पूरी R&D डिवीजन को हरा देगा, और वो भी इतने बुरे तरीके से कि कंपैरिजन तक न बचे। इतना उदास मत हो। रे ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। जिसने तुम्हें हराया वो मैं नहीं था, रे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो जीनियस लड़का था। थोड़ी देर रुककर उसने आसमान की तरफ देखा। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी लेजेंड जैसी रही है, लेकिन उस यंग जीनियस के सामने मुझे लगता है असली लेजेंड तो वही है। रे की बात सुनते ही मार्कस कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसने कड़वी सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। रे, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उदास नहीं हूँ, मैं फेयर एंड स्क्वायर हारा हूँ। फ्लिन कमाल का है, इतना कमाल का कि अभी तक मेरा दिल कांप रहा है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन भी उतना ही ब्रिलियंट था। मार्कस ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ DMI के फाउंडर नहीं हो, तुम DMI को लीड करने के लिए सबसे सूटेबल इंसान हो। रे, जब फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर मार्कस ने हल्का सा झुककर सल्यूट जैसा जेस्चर किया और मुड़कर चलने लगा। रे उसकी पीठ को देखते हुए खड़ा रहा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मार्कस रुक गया। वो पलट कर बोला, अब तुम्हारा क्या प्लान है? बिजनेस की दुनिया में दोनों दुश्मन थे, कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन दिल के किसी कोने में रे मार्कस की इज्जत करता था। कम से कम EV टेक्नोलॉजी के मामले में मार्कस उससे कहीं ज्यादा केपेबल था। S7 फ्लिन से हारी थी, किसी और EV से नहीं। मार्कस ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस जा रहा हूँ। तुम जानते हो रे, मेरी फैमिली का यांजिंग में काफी इन्फ्लुएंस है। मैं पहले अपना ज्यादातर वक्त रिसर्च करते हुए ही बिताता था, फिर धीरे धीरे बोर हो गया, रिसर्च में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मार्कस की आंखों में एक नई चमक आ गई। लेकिन आज फ्लिन ने मेरे अंदर फिर से एक स्पार्क जगा दी है। रे मुस्कुराया। गुड लक। मार्कस ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। थैंक यू रे, कभी वक्त मिले तो चाय पे बैठेंगे। ये कहकर मार्कस ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने हाथ हिलाया और स्टाइल के साथ दूर चलता गया। रे उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, हर रिसर्चर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन डिजर्व करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बार बार ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर सकते हैं। मार्कस, उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपना असली रास्ता मिल जाए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। फ्लिन जैसा वंस इन अ जनरेशन फ्रीक ऑफ नेचर दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। मार्कस के जाने और रे की इस खामोश रिफ्लेक्शन के साथ DMI ग्रुप का लॉन्च इवेंट ऑफिशियली परफेक्ट एंडिंग पर पहुंच गया। लेकिन इंटरनेट पर तो असली तूफान अब शुरू हुआ था। फ्लिन का नाम एक बार फिर हर मेजर प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर छा गया। न्यूज सेक्शंस, फ्रंट पेजेस, सोशल मीडिया फीड्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, ऑरोरा EV। लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले भी देखी थी, असिस्टेड सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स भी देखे थे, लेकिन एक फुली ऑटोनोमस EV जो प्रोफेशनल रेसर्स को रेस में हरा दे, ऐसी चीज किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। इसलिए जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट मिस कर गए थे, जब उन्होंने नॉर्थ हिल रेस की क्लिप्स देखी, हर एक का रिएक्शन एक जैसा था, शॉक। मतलब पहली प्रोफेशन जो टेक्नोलॉजी से ऑब्सोलीट होने वाली है वो फार्मर्स नहीं, रेस कार ड्राइवर्स हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रोफेशन तो फ्यूचर प्रूफ लगती थी। इंटरनेट का शोर हर मिनट बढ़ता गया और इसी शोर के बीच पहली बार फ्लिन कुछ बहुत बड़े लोगों की नजर में आ गया। मेट्रो सिटी का फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, देश के टॉप 10 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में से एक, जिसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कॉम्बैट पावर नहीं थी, बल्कि मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट थी। यही देश का सबसे बड़ा मिलिट्री R&D बेस था, जहाँ काउंटलेस टॉप टियर रिसर्चर्स काम करते थे। इस वक्त इस विशाल कंपाउंड के एक कमरे में एक सिल्वर हेड बुजुर्ग अपने फोन पर वीडियो देख रहे थे। उनके चेहरे पर नेचुरल अथॉरिटी थी। उन्होंने अपने रीडिंग ग्लासेस को थोड़ा ऊपर एडजस्ट किया और गहरी आवाज में कहा, सच में इम्प्रेसिव। आज की यंग जनरेशन वाकई डरावनी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉन्ग किंगडम में इतना एक्सेप्शनल टैलेंट पैदा होगा। वो कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर अफसोस भरी सांस छोड़ी। बस एक ही प्रॉब्लम है, उसका पूरा फोकस सिविलिंग टेक्नोलॉजी पर है। उसके टैलेंट के हिसाब से ये थोड़ा वेस्ट लगता है। सिल्वर हेड बुजुर्ग चेस्टर ने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से सर हिला दिया और उसकी आंखों में पहली बार फ्लिन के लिए गहरी दिलचस्पी चमक उठी। चेस्टर ने अपनी डेस्क पर रखे बटन को दबा दिया। कुछ ही मिनट्स बाद एक सीधे पोस्चर वाला यंग मैन दरवाजा नॉक करके अंदर आया। सर, आपने बुलाया? हाँ मार्को, चेस्टर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। इस फ्लिन नाम के यंग मैन तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढो।
मैं उसे हमारे R&D बेस में काम करने का इन्विटेशन देना चाहता हूँ। चेस्टर ने अपने सबसे पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक मार्को की तरफ देखा। मिलिट्री R&D बेस के हेड होने के नाते चेस्टर के बहुत स्टूडेंट्स थे, लेकिन टैलेंट और एप्टीट्यूड के मामले में मार्को टॉप 5 में आता था। इसी वजह से चेस्टर उसके साथ हमेशा काफी जेंटल रहता था। लेकिन चेस्टर की बात सुनते ही मार्को थोड़ा हिचकिचाया। सर, मैंने फ्लिन के बारे में सुना है, आजकल उसके काफी कारनामे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसे सीधा हमारे बेस में इनवाइट करना, क्या ये थोड़ा रूल्स बेंड करना नहीं होगा? मार्को ने शांत लहजे में कहा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब टॉप मिलिट्री एकेडमीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिक्रूट किए गए हैं। उनमें से आधे से ज्यादा के पास कम से कम 5 साल का मिलिट्री रिसर्च एक्सपीरियंस है। फ्लिन का पूरा बैकग्राउंड सिविलियन फील्ड का है। अगर उसे यहाँ ले भी आए तो शायद उसे मिलिट्री रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ना हो। नॉर्मली चेस्टर के ऑर्डर्स पर कोई सवाल नहीं उठाता था। बेस में हर कोई उसकी बात मान लेता था। कोई चैलेंज करे तो उसे उसके लेजेंडरी टेम्पर का सामना करना पड़ता। बहुत से नए रिसर्चर्स उसकी डांट सुनकर रो तक चुके थे, लेकिन मार्को अलग था। चेस्टर उसके साथ हमेशा थोड़ा सॉफ्ट रहता था, जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था। चेस्टर सिर्फ मुस्कुराया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे तुरंत फुल मेंबर बना दिया जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि फ्लिन एक बार ट्राई करे। सिविलियन रिसर्च और मिलिट्री रिसर्च बिल्कुल अलग दुनिया है। मिलिट्री फील्ड में भी उसके पास वही ब्रिलियंस है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। चेस्टर ने हाथ हिला दिया। ठीक है, जाओ और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करो। मार्को ने सिर हिला दिया और दरवाजे की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डोर नॉब तक पहुंचा, चेस्टर की आवाज फिर गूंज उठी। ओह, एक और बात, क्या सेरिना का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? सेरिना का नाम सुनते ही मार्को की आंखों में एडमिरेशन की चमक आ गई। उसने तुरंत सिर हिला दिया। जी सर, डॉक्टर सेरिना ने TZ टाइप अल्ट्रा हार्ड एलॉय पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। ये एक्सपेरिमेंट 2 साल तक चलता रहा, लेकिन उसका ब्रेक थ्रू हमारे लैंड बैटल टैंक्स के लिए हिस्टोरिक रेवोल्यूशन ला सकता है। इस अल्ट्रा हार्ड एलॉय की वजह से हमारे टैंक्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कम से कम 2 लेवल्स जंप करेगी। मार्को की आवाज रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। डॉक्टर सेरिना ही असली जीनियस है। उसने बिल्कुल नहीं छिपाया कि उसकी नजर में सेरिना कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उसके सामने फ्लिन की अचीवमेंट्स भी कुछ नहीं लगती थी। चेस्टर ने सिर हिलाया और उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो लड़की वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। उसकी एप्टीट्यूड बहुत हाई है। उसने मेरे अंडर सिर्फ 2 साल और 6 महीने ट्रेनिंग ली और उसके बाद सीधा बेस की फुल एडवाइजर बन गई। फिर उसने मार्को की तरफ देखा। मार्को, तुम सबको भी और मेहनत करनी होगी। जी सर। मार्को सीधा खड़ा हो गया। हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। गुड। चेस्टर ने सिर हिलाया। पहले फ्लिन से कांटेक्ट करो, उसके बाद सबको हॉल 1 में मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करो और सेरिना को भी वहाँ बुलाना। जी सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। जैसे ही मार्को को एहसास हुआ कि वो सेरिना से मिलने वाला है, उसका पूरा मूड ब्राइट हो गया। उसने कदम तेज कर दिए और चेस्टर के ऑफिस से बाहर निकल गया। मार्को के जाने के बाद चेस्टर ने फिर से अपना ध्यान फोन की स्क्रीन पर लगा दिया। स्क्रीन पर अब भी फ्लिन की फुल्ली ऑटोनॉमस ईवी का फुटेज चल रहा था। इस मिलिट्री जायंट की आंखों में एडमिरेशन और एंटिसिपेशन दोनों चमक रहे थे। उधर मैं रे को अरोरा ईवी का कोर टेक्निकल डेटा भेजने के बाद फाइनली वर्कशॉप से बाहर निकलने का फैसला कर चुका था। मैं कुछ दिन प्रॉपर्ली रेस्ट करना चाहता था। पिछले हुनर की मेमोरीज में मुझे पता चला था कि वर्कशॉप में सोने के लिए रूम तो था, लेकिन मेरी फिलॉसफी सिंपल थी, काम और जिंदगी को अलग रखना चाहिए। और वैसे भी इतने दिनों से मैं वर्कशॉप में अकेला पड़ा हुआ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सोशल स्किल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। मैंने वर्कशॉप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गर्म दोपहर की धूप सीधे चेहरे पर पड़ी। मैंने दोनों हाथ फैलाए और एक लंबी संतुष्ट जमाई ली। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त इंटरनेट, बिजनेस वर्ल्ड और मिलिट्री R&D बेस के अंदर कितने लोग मेरे बारे में सोच रहे थे। मेरे लिए तो अभी सिर्फ एक ही मिशन था, कुछ दिन आराम करना। मेरा प्लान सिंपल था, वर्कशॉप को कुछ दिन के लिए शांत छोड़ देना, या फिर अगर कोई सच में इंटरेस्टिंग ऑर्डर आ गया तो सीधा उस पर जंप कर जाना। अब जब फेज 3 का मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग अनलॉक हो चुका था, तो नेचुरली मेरा मन और भी बड़े चैलेंजेस लेने का कर रहा था। ठीक है, फिलहाल यही प्लान है। अब सिटी चलते हैं। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, अपनी पुरानी सेकंड हैंड जेटा में बैठा और आराम से सिटी की तरफ निकल पड़ा। उधर शहर के दूसरे कोने में मेट्रो सिटी फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के R&D बेस के अंदर चेस्टर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल रहा था। लेकिन हॉल के पास पहुंचने से पहले ही उसके कानों में चीखने की आवाजें पड़ने लगी। सेरिना, मारना बंद करो, मैं सरेंडर करता हूँ। डॉक्टर सेरिना, आप अब एडवाइजर हो, आप लोगों को ऐसे पीट नहीं सकती, कुछ टूट जाएगा। ये सब सुनते ही चेस्टर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने बेबसी हंसी छोड़ी। ये लड़की भी ना। उसने कदम तेज कर दिए। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक खूबसूरत सिलुएट को हवा में किक मारते देखा। एक रिसर्चर सीधा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लूज पैंट्स के नीचे छुपी हुई लंबी टांगे ताकत से भरी हुई थी, लेकिन साथ ही इतनी खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल हो। सेरिना को जरा भी पता नहीं था कि चेस्टर पीछे खड़ा सब देख रहा है। उसने जमीन पर पड़े रिसर्चर्स को देखा, हाथ झाड़े, बाहें फोल्ड की और बोली, सीरियसली तुम लोग बहुत वीक हो। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, रिसर्च के साथ एक्सरसाइज भी करो। 2 साल हो गए, अभी तक इतने पैथेटिक कैसे हो? उसकी क्रिस्प और कॉन्फिडेंट आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। जमीन पर पड़े रिसर्चर्स लगभग रो देने वाले थे। साइड में खड़े लोग भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहे थे। सेरिना, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग नहीं करते, हम रोज 20 किलोमीटर माउंटेन ट्रेल्स दौड़ते हैं। 2 साल में एक दिन भी मिस नहीं किया, लेकिन तुमसे लड़ना हम कैसे जीत सकते हैं? स्पेशल फोर्सेस वाले तक तुमसे बचकर निकलते हैं, हम क्या ही करें? छोड़ो सेरिना, जो करना है कर लो, हम खड़े खड़े मरना पसंद करेंगे। सब ने एक साथ शिकायत करनी शुरू कर दी। सेरिना ने उन्हें देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर उसने अपनी उंगलियों की जॉइंट्स क्रैक किए और आगे बढ़ी। गुड, कम से कम बैकबोन तो है। अभी तुम्हारी बात थोड़ी मर्दाना लगी, चलो तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। उसकी लंबी टांग फिर से किक के लिए उठ चुकी थी कि तभी चेस्टर और नहीं देख सका। बस सेरिना, चेस्टर ने हाथ पीछे बांधते हुए अंदर कदम रखा।
रखा, अपने जूनियर्स को टॉर्चर करना बंद करो। जैसे ही सबकी नजर चेस्टर पर पड़ी, पूरा माहौल बदल गया। रिसर्चर्स की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे किसी ने उन्हें मौत से बचा लिया हो। प्रोफेसर बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। वो सब भागकर चेस्टर के पास आ गए। किसी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स हैं। चेस्टर ने सिर हिला दिया। बस करो, सरीना की नीयत बुरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना लॉन्ग टर्म रिसर्च सस्टेन नहीं होती। सब लोग अपनी सीट्स पर बैठो, आज एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। आखिरी लाइन के साथ चेस्टर की आवाज नोटिसेबली सीरियस हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे दर्जनों रिसर्चर्स तुरंत सीरियस मोड में आ गए। हंसी मजाक गायब हो गया, सब अपनी जगह बैठ गए। सिर्फ सरीना ही ऐसी थी जो बिल्कुल रिलैक्स थी। उसने कैजुअली एक चेयर खींची और बैठ गई। चेस्टर ने उसकी तरफ एक नजर डाली और प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन कर दी। वीडियो चलना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड्स में रूम में बैठे हर रिसर्चर की नजर स्क्रीन पर चिपक गई। स्क्रीन पर एक ऐसी कार थी जिसके स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। कार खुद ड्राइव कर रही थी, फुल्ली ऑटोनॉमस मोड में। और सिर्फ ड्राइव नहीं, ऐसे रेसिंग मैनूवर्स परफॉर्म कर रही थी जो देखकर प्रोफेशनल रेसर्स भी शॉक हो जाएं। एक के बाद एक सुपर कार्स को पीछे छोड़ते हुए वो रेस जीत गई। इतने इलीट मिलिट्री रिसर्चर्स भी अपनी सरप्राइज छुपा नहीं पाए। सरीना ने वीडियो देखते हुए आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। उसकी तीखी नजर में सोच विचार साफ दिख रहा था। जब वीडियो खत्म हुआ तो वो गहरी सोच में डूब गई। चेस्टर धीरे धीरे रूम के फ्रंट तक गया, फिर उसने सब पर नजर डाली। उसकी आवाज में हमेशा वाली अथॉरिटी थी। जो तुमने अभी देखा, ये सिर्फ कुछ घंटे पहले हुआ है। हमारे देश की एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी के लॉन्च इवेंट की रिकॉर्डिंग। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी छा गई। हर किसी को महसूस हो रहा था कि चेस्टर उन्हें ये वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाया, इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ बहुत बड़ा। यकीन है तुम सब में से कुछ लोग फ्लिन का नाम पहले ही सुन चुके होंगे। चेस्टर ने कॉन्फ्रेंस रूम में नजर दौड़ाई, और जो नहीं जानते वो अब जान गए। अब बताओ, जो तुमने अभी देखा उसके बारे में क्या सोचते हो? चेस्टर की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे डजन एलीट रिसर्चर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चर्चा शुरू हो गई। फ्रंट रो में बैठी सरीना आंखें सिकोड़ कर चुपचाप सोच रही थी। काफी देर बाद एक रिसर्चर खड़ा हुआ। प्रोफेसर, मेरी पर्सनल ओपिनियन में सिविलियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन स्ट्रीट रेसिंग इलीगल है। अगर DMI ग्रुप इस कार को मार्केट में लाना चाहता है तो ये रेसिंग फंक्शन कभी रेगुलेटरी अप्रूवल पास नहीं करेगा। हाँ, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं फ्लिन को काफी एडमायर करता हूँ। लगता है इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए उसके पास नेचुरल टैलेंट है। मार्को ने पहले मेंशन किया था कि आप फ्लिन को हमारे बेस में रिक्रूट करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर वो कुछ साल मिलिट्री टेक्नोलॉजी सीख ले तो मिलिट्री AI फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सिल्वर फ्रेम्ड ग्लासेस पहने हुए हैंडसम रिसर्चर ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। चेस्टर ने उसकी तरफ देखा और अचानक पूछ लिया, स्टीवर्ट, अगर हम मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करें तो? मिलिट्री एप्लीकेशन? स्टीवर्ट एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराया और सिर हिला दिया। प्रोफेसर, आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी फिलहाल मिलिट्री यूज के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम कॉम्बैट रिसोर्सेज को फ्री कर सकता है, लेकिन मशीन कितनी भी इंटेलिजेंट हो, आखिर में वो ठंडे कंपोनेंट्स का एक पाइल ही होती है। बैटलफील्ड हर सेकंड बदलता है और मशीन कभी भी हर सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं ले सकती। स्टीवर्ट ने प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। ऑटोनोमस सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल होता है सबसे डायरेक्ट और सबसे एफिशिएंट रूट चूज करना। ये उसकी कोर लॉजिक है, लेकिन बैटलफील्ड में आगे बढ़ना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता और कभी कभी बिल्कुल सेफ भी नहीं होता। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली मिलिट्री हार्डवेयर पर अप्लाई कर दिया जाए तो इररिवर्सिबल डिजास्टर हो सकता है। उसकी बात खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में अग्रीमेंट की आवाजें गूंजने लगी। इस बार पहले से काफी ज्यादा लोग सिर हिला रहे थे। कई फीमेल रिसर्चर्स ने तो स्टीवर्ट की तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देखा, लेकिन तभी एक तीखी आवाज ने पूरे रूम का माहौल बदल दिया। स्टीवर्ट, क्या फ्लिन को जीनियस मान लेना इतना मुश्किल है? पूरा रूम एकदम चुप हो गया। सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा। सरीना, उसके होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो। उसका काम जेन्युइनली इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर तुम में से किसी को वही टास्क दिया जाता, क्या तुम उस लेवल का ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम बना पाते? हर लफ्ज में ताना था, हर सेंटेंस सीधा थप्पड़ लग रहा था। स्टीवर्ट और बाकी रिसर्चर्स के चेहरे तुरंत ऑकवर्ड हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बोलने वाली सरीना है तो किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। स्टीवर्ट ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई। सरीना, मेरा मतलब फ्लिन को नीचा दिखाना नहीं था। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा था और ऑटोनोमस ड्राइविंग मेरा फील्ड भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं वैसे सिस्टम बना भी सकता हूँ या नहीं। सरीना ने सीधा आंखें घुमाई, फिर उसने चेस्टर की तरफ देखा। प्रोफेसर, देखा आपने, ये सब कितने प्रिटेंशियस हैं। हाँ, कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी सिविलियन सेक्टर से आगे है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी रे जैसे इंसान को भी स्पीचलेस कर दे, उसे ये लोग बस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहकर डिसमिस कर देते हैं। सरीना की आवाज और ठंडी हो गई। इन लोगों ने साइंस के लिए बेसिक रिस्पेक्ट तक खो दिया है। फिर उसने पूरे रूम की तरफ देखा। मेरी मानो तो सबको यहाँ इकट्ठा करना ही वेस्ट था। हर एक को अलग सॉलिटरी रूम में लॉक कर दो और बोलो जाकर असली रिसर्च करो। कम से कम रूम में इतना ईगो तो नहीं भरेगा। ये बोलते वक्त सरीना ने पलक तक नहीं झपकाई। रूम में बैठे स्टीवर्ट, मार्को और बाकी सब रिसर्चर्स की आईलिड्स जोर जोर से ट्विच करने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इंसल्ट पर गुस्सा करें या ये माने कि सरीना की बात में सच्चाई भी है। और सबसे बुरी बात तो ये थी, सरीना इतनी टैलेंटेड थी कि कोई उससे आर्ग्यू भी नहीं कर सकता था। अगर सरीना की कॉम्बैट स्किल्स स्पेशल फोर्सेस के लेवल की ना होती तो शायद रूम में बैठे रिसर्चर्स उससे जवाब जरूर देते, लेकिन अभी के लिए सबके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे।
या तो जमीन की तरफ देखते रहो और प्रिटेंड करो कि कुछ सुना ही नहीं, या फिर बेचारी नजरों से चेस्टर की तरफ देखो और उम्मीद करो कि वो बचाने आ जाएगा। सेरेना की बातें काफी तीखी थी लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं थी। चेस्टर ने हल्का सा सिर हिलाया। सेरेना की बात कड़वी जरूर है लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है। फ्लिन का ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम वाकई अपने वक्त से बहुत आगे है। वो एक रिमार्केबल यंग मैन है और मैं उसे यहाँ देखने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर चेस्टर ने मार्को की तरफ देखा। मार्को, कोई प्रोग्रेस हुई? उससे कांटेक्ट कर पाए? मार्को एक सेकंड के लिए ब्लिंक किया, फिर उसने अपना फोन निकाला और ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, सर मैंने टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू फ्लिन का रजिस्टर्ड नंबर निकाला, कॉल भी किया, हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिस के ऑफिशियल नंबर से मैसेजेस भी भेजे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चेस्टर ने इस बात को फिलहाल साइड में रख दिया, लेकिन उसी वक्त सेरेना ने मार्को की तरफ एक तीखी नजर डाली। मार्को की आवाज में जो हल्का सा प्रोवोकेशन छुपा हुआ था, सेरेना उसे मिस नहीं कर सकती थी। उसने सब कुछ नोटिस कर लिया था। चेस्टर ने हाथ हिला दिया। ठीक है, फ्लिन के जवाब का वेट करते हैं। मुझे यकीन है अगर उसे रिसर्च में सच में इंटरेस्ट है तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। फिर चेस्टर की आवाज सीरियस हो गई। अब असली एजेंडा शुरू करते हैं। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बदल गया। सब लोग सीधे होकर बैठ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि फ्लिन वाली डिस्कशन तो बस वार्म अप थी। मीटिंग का असली पर्पस कुछ और था। सबकी नजर के सामने चेस्टर ब्लैक बोर्ड के पास गया। उसने चौक उठाया और बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स। बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखते ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर रिसर्चर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उधर चेस्टर, सेरेना और देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स इस क्रिटिकल डिस्कशन में घुस गए और इसी वक्त शेन सिटी में स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स के अंदर एक और आदमी अपना सर पकड़कर बैठा था। देश की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी का सीईओ विक्टर। उसका असिस्टेंट लियम परेशान चेहरे के साथ बोला, क्या हम सच में R&D कंटिन्यू करने वाले हैं? पिछले 6 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं। अगर हम ऐसे ही पैसे डालते रहे तो पता नहीं और कितना पैसा जल जाएगा। उसकी आवाज में दर्द साफ सुना जा सकता था। पिछले साल की शुरुआत से ही स्विफ्ट सेंड डिलीवरी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ह्यूज रिसर्च टीम्स हायर की थी और टोटल इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन से भी ऊपर चली गई थी। पब्लिक के सामने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए थे। ऐसा ड्रोन जो लॉन्ग रेंज फ्लाई कर सके, हैवी पेलोड कैरी कर सके, स्टेबिलिटी आउटस्टैंडिंग हो, डिलीवरी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो, नेशन वाइड सेम डे डिलीवरी। स्लोगन सुनने में कमाल लगता था लेकिन रियलिटी में सब उल्टा हुआ। 6 एक्सपेरिमेंट्स, 6 फेलियर्स। कहीं रेंज फेल हो गई, कहीं पेलोड वीक निकला, कहीं दोनों ठीक थे लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल बकवास थी। 1 साल से ज्यादा वक्त में स्विफ्ट सेंड ने पैसे भी जला दिए थे और काउंटलेस ड्रोन प्रोटोटाइप्स भी उड़ा दिए थे। अब विक्टर और कंपनी दोनों डेड एंड पर खड़े थे। अगर प्रोजेक्ट छोड़ देते तो इतना पैसा वेस्ट हो जाता और विक्टर अपने वादों का पक्का आदमी था। पब्लिक प्रॉमिसेस करने के बाद अगर वो चुप हो जाता तो स्विफ्ट सेंड की रेपुटेशन का क्या होता? लोग उसके बारे में क्या सोचते? काफी देर तक सोचने के बाद विक्टर ने दान भेज लिए। नहीं, चाहे जो हो प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा। ये सुनते ही लियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्टर प्लीज दोबारा सोचिए, स्विफ्ट सेंड प्रॉफिट में है लेकिन हम ऐसे बस। विक्टर ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। लियम तुरंत चुप हो गया। फिर उसने देखा कि विक्टर किस तरफ देख रहा था। उसकी गर्दन धीरे से स्क्रीन की तरफ घूमी और अगले ही पल उसका गला सूख गया। स्क्रीन पर एक फ्रोजन फ्रेम था। फ्रेम में रे था और उसके साथ फ्लिन की बनाई हुई अरोरा ईवी। विक्टर, तुम सोच नहीं रहे, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ लियम। अगर फ्लिन एक रेवोल्यूशनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकता है तो हमारी स्पेक्स के हिसाब से एक ड्रोन बनाना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यार मेरा दिमाग भी ना, मुझे इतनी देर कैसे लग गई ये समझने में। जैसे ही मैंने नॉर्थ हिल प्लाजा में डैमी ग्रुप के ऑटो लॉन्च के बारे में सुना था, मुझे तभी ये आइडिया आ जाना चाहिए था। फ्रस्ट्रेशन में विक्टर जोर से अपनी थाई पर हाथ मारता है, फिर कंप्यूटर खोलकर तुरंत ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देता है। टाइप करते वक्त वो हंसी रोक नहीं पाता। लियम, तुम फ्लिन की स्कैमर वाली रेपुटेशन को लेकर टेंशन ले रहे हो ना? अगर उसने सच में मेरे लिए ये ड्रोन बना दिया तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर वो फ्यूल स्किप भी कर दे। बस ये टैंक ही तो है, मेरे लिए पॉकेट चेन। बात खत्म होते होते विक्टर ऑर्डर भी सबमिट कर देता है। फिर कुर्सी पर पीछे टेक कर एक लंबी राहत की सांस लेता है, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन लियम की भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थी। विक्टर, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मेरा मतलब है फ्लिन बहुत ज्यादा यंग है। नॉर्थ हिल प्लाजा वाली वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से सब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्लिन की एज लगभग 20 साल ही है। इतनी उम्र में ऐसी ईवी बनाना ही अपने आप में शॉकिंग है। हर कोई उसकी तारीफ करेगा लेकिन जीनियसेस की भी लिमिट्स होती हैं। फ्लिन सिर्फ 20 साल का लड़का है। वो एक साथ ईवी टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग दोनों में मास्टरी कैसे हासिल कर सकता है? और जो स्पेक्स हमें चाहिए वैसे प्रोडक्ट्स दुनिया के किसी मार्केट में कभी आए ही नहीं। उन्हें ग्लोबली वन ऑफ अ काइंड कहना भी गलत नहीं होगा। क्या फ्लिन सच में ये कर पाएगा? लियम अपनी हर चिंता खुलकर रख देता है। विक्टर कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर खिड़की के बाहर नीले आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, लियम, मैं फ्लिन की पोटेंशियल पर भरोसा करना चूज करता हूँ। ये सुनकर लियम के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए बोलता है, विक्टर, शायद तुम सही हो लेकिन क्या फ्लिन हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट भी करेगा? अभी उसके पास ऑर्डर प्लेस करने वालों की लाइन लगी होगी। ये सुनते ही विक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिला देता है, बिल्कुल टेंशन नहीं, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। फ्लिन की शॉप पर अभी सबसे बड़ा ऑर्डर सिर्फ $20 मिलियन का है और मैंने उससे 1.2 बिलियन ऑफर किए हैं। तुमने खुद कहा था ना कि फ्लिन को पैसे बहुत पसंद है, तो वो मेरा ऑर्डर जरूर एक्सेप्ट करेगा। विक्टर के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। लियम भी आदत से मजबूर होकर सर हिला देता है, हाँ बात तो सही है। रुको, कितना बोला तुमने? 1.2 बिलियन। विक्टर
विक्टर, पक्का तुमने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं लगा दिया? 12 मिलियन की जगह 1.2 बिलियन। जैसे ही उसके दिमाग में अमाउंट प्रॉपरली बैठता है, लियम का बैलेंस ही हिल जाता है। आखिर वो लोग एक छोटा ड्रोन बना रहे थे, कोई कमर्शियल एयरलाइनर नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा चाहे जितना हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैक्सिमम कुछ डजन मिलियन तक ही जा सकती थी। 1.2 बिलियन में तो पूरा मिड साइज पैसेंजर जेट बनाया जा सकता था। और लियम ने फ्लिन के प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था। नो पेटेंट्स रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये डील उसे सीधी सीधी दिन दहाड़े लूट जैसी लग रही थी। लियम, बस करो, इतना मत सोचो, पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं। जब तक फ्लिन ड्रोन बना देता है, बस वही मैटर करता है। एक ड्रोन पूरे डिलीवरी नेटवर्क के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लिन प्रूव कर दे कि ये पॉसिबल है, तो हम उससे और ड्रोन्स खरीद लेंगे। जिस प्रॉब्लम को पैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम ही नहीं होती। विक्टर की बातों से पूरी रिच गाय एनर्जी निकल रही थी। लियम बस आंख झपकते हुए सर हिला सकता था, लेकिन दिल से उसे लग रहा था कि उन्हें मेरा एड्रेस ढूंढना चाहिए। शायद मेरे घर के बाहर कुछ लोग भी खड़े कर देने चाहिए, वरना उसे सच में डर था कि कहीं मैं पैसे लेकर भाग ना जाऊं। आखिर इंटरनेट पर हर जगह लोग कह रहे थे कि ये स्कैमर कभी भी पैसा लेकर गायब हो सकता है। लियम को लगता था कि 1.2 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि किसी का भी ईमान हिल सकता है। टाइगर शार्क पर मेरे वर्कशॉप के प्रमोशनल लाइव स्ट्रीम चैनल को होम पेज पर नंबर 1 पोजीशन मिले हुए काफी देर हो चुकी थी। बेशुमार व्यूअर्स अंदर आ रहे थे। सब देखना चाहते थे कि मेरा ऑर्डर बोर्ड कितना पागलपन दिखा रहा है। और जब विक्टर का ऑर्डर एक डार्क हॉर्स की तरह आया और ऑर्डर वैल्यू में सीधा नंबर 1 स्पॉट पर कब्जा कर गया, तो मेरे लाइव स्ट्रीम के मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह शॉक रह गए। क्या मैं सही देख रहा हूँ? 1.2 बिलियन? स्विफ्ट ने अभी फ्लिन को 1.2 बिलियन का ऑर्डर प्लेस किया है। विक्टर पागल हो गया है। ये 1.2 बिलियन असली कैश है, कोई गेम के चिप्स नहीं। रुको, बस रुको, 1.2 बिलियन गेम चिप्स भी होते ना, तब भी मैं पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाता। व्यूअर्स के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। सबकी क्यूरियोसिटी आसमान छूने लगती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर विक्टर ने मुझे क्या बनाने का ऑर्डर दिया है। ज्यादा देर नहीं लगती और इंटरनेट के डिटेक्टिव्स कुछ क्लूज निकाल ही लेते हैं। मुझे समझ आ गया, ड्रोन। विक्टर ने फ्लिन को ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। ड्रोन? वही ड्रोन जो मैं सोच रहा हूँ। कौन सा ड्रोन 1.2 बिलियन का हो सकता है? अरे भाई, तुम लोग कितने आउटडेटेड हो। स्विफ्ट सेंड ने काफी पहले अनाउंस किया था कि वो पैकेज डिलीवरी के लिए ड्रोन्स बना रहे हैं जो 1 टन तक का वेट उठाकर पूरे देश में कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। शायद उनसे हो ही नहीं पाया। इसलिए मेरा गेस है कि विक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो फ्लिन के पास आ गया। विक्टर, तुम सोच क्या रहे हो? दुनिया का सबसे अमेजिंग ड्रोन भी 1.2 बिलियन का नहीं होता। जो भी हो, पैसे हमारे थोड़ी हैं। अगर फ्लिन सच में ये कर गया तो आज के बाद मैं हर पैकेज के लिए स्विफ्ट सेंड ही यूज करूंगा। सेम, मैं फ्लिन के कंप्यूटर्स या मोटरसाइकिल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम फ्लिन के बनाए ड्रोन का यूज तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही ड्रोन वाली बात फैलती है, लाइव स्ट्रीम के मिलियंस व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि खबर बाहर आने के सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही स्विफ्ट सेंड के स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से ऊपर चढ़ने लगते हैं। स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर चेयरमैन ऑफिस में लियम पूरी तरह स्टंट बैठा था। पूरे 10 सेकंड बाद जाकर उसकी सोच वापस नॉर्मल होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए विक्टर की तरफ देखता है। विक्टर, मैंने सच में इस आदमी के इन्फ्लुएंस को कम समझा था। DMI ग्रुप के ऑटो लॉन्च की धमाकेदार सक्सेस के बाद फ्लिन की पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस स्पीड से तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तुम्हारे खर्च किए हुए 1.2 बिलियन ऑलरेडी रिकवर हो जाएंगे। लियम डिसबिलीफ में सर हिला देता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए विक्टर के चेहरे पर चिंता की हल्की सी झलक नजर आती है। लियम, फ्लिन ने अब तक ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या मुमकिन है कि मेरी ऑफर अब भी काफी बड़ी नहीं है? स्विफ्ट के स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे थे और विक्टर अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन अगर फ्लिन ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सब बेकार था। सब कुछ पल भर में कोलैप्स हो सकता था। विक्टर, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम पैसे की है। तुम्हारी ऑफर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जेनरस है। शायद फ्लिन अभी किसी और काम में बिजी हो। लियम उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, विक्टर रॉकेट की तरह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है। इतनी अचानक मूवमेंट से लियम को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। आमतौर पर हमेशा काम रहने वाले विक्टर को इतना परेशान देखकर लियम भी सीरियस हो जाता है। विक्टर, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं बस पैनिक में ऑर्डर डिटेल्स दोबारा देखने लगा था। गलती हो गई। मैंने फ्लिन को जो ड्रोन स्पेक्स भेजे थे वो पूरी तरह गलत है। फ्लाइट रेंज और पेलोड कैपेसिटी, मैंने दोनों में एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब तो मुझसे बात कर रहे थे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब समझ आया फ्लिन ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। 10,000 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज और 10 पेलोड कैपेसिटी, ऐसी चीज कोई कैसे बना सकता है? रुको, मैं ऑर्डर कैंसिल करके फ्लिन को नया ऑर्डर भेजता हूँ। विक्टर दर्द भरी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर कैंसिल बटन ढूंढने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। फ्रेंडली रिमाइंडर, टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर आपका ऑर्डर शॉप ओनर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड टू एक्सेप्टेड। ये मैसेज देखते ही विक्टर का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो जोर से अपनी आंखें मलता है, पक्का करता है कि वो सपना नहीं देख रहा। फिर उसके गले से शौक भरी आवाज निकलती है। लियम, मुझे बताओ मैं पागल नहीं हो गया? इतनी इंसेन स्पेक्स वाला ऑर्डर फ्लिन ने सच में एक्सेप्ट कर लिया? उसने एक्सेप्ट कर लिया? मेट्रो सिटी के डाउनटाउन एरिया में एक अपार्टमेंट की बालकनी पर मैं रिक्लाइनर पर आराम से लेटा हुआ था और दोपहर की धूप का मजा ले रहा था। मैं अभी एक्सेप्ट किए हुए ऑर्डर को दोबारा देखता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, अब आई ना बात। विक्टर को क्वालिटी की पहचान है। काम ऐसा ही होना चाहिए। चैलेंजिंग ऑर्डर, तगड़ी पेमेंट और कुछ नया बनाने की असली मोटिवेशन। मैं रिक्लाइनर से उठकर आलस भरी अंगड़ाई लेता हूँ और सीधा वर्कशॉप वापस जाने का फैसला करता हूँ।
हूँ ताकि विक्टर के ऑर्डर पर काम शुरू कर सकूं। 10 मिलियन पॉइंट्स कमाने के बाद सिस्टम ने फेज 3 अनलॉक कर दिया था, मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग। इस स्किल के बिना विक्टर का ड्रोन ऑर्डर कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। और सिर्फ चैलेंज ही मुझे एक्साइट नहीं कर रहा था, इसकी प्राइस भी काफी सेटिस्फाइंग थी। जब सिस्टम ने फेज 3 अनलॉक किया तब उसने फेज 4 की रिक्वायरमेंट भी दिखा दी थी, 1 बिलियन पॉइंट्स, कंसेप्चुअल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 शब्द सुनते ही मुझे काफी बेहतर फील हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कंसेप्चुअल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग असल में क्या है, लेकिन नाम ही इतना पावरफुल लग रहा था कि एलीट लेवल टेक्नोलॉजी की फील आ रही थी। 1 बिलियन पॉइंट्स के लायक, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। ओ हाँ, और ये भी, विक्टर का ऑर्डर कुछ देर के लिए साइड में रखकर मैं अपना फोन निकालता हूँ। स्क्रीन पर 2 मिस्ड कॉल्स और एक टेक्स्ट मैसेज पड़ा था। ये सब मिलिट्री R&D बेस के मार्को की तरफ से थे। कॉल्स मैंने उठाए नहीं थे, मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन रिप्लाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दूं। जो भी है इग्नोर करता हूँ। मैं खुद से बोलते हुए कॉल्स और मैसेजेस दोनों को सीधा ट्रैश में डाल देता हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे देश की सर्विस नहीं करनी थी, बात बस इतनी थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिस्टम के हर अपग्रेड के साथ रिक्वायर्ड पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ जाते थे और इसका मतलब था मुझे और ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। रिसर्च बेस के अंदर पैसे कमाना लगभग इम्पॉसिबल होता और पैसे के बिना सिस्टम कैसे अपग्रेड होता। ऊपर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी, मिलिट्री बेस की जिंदगी मेरी अभी वाली फ्रीडम से बिल्कुल अलग होती। हो सकता है वो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन कर दें जिनमें मेरी कोई इंटरेस्ट ही ना हो या जो काफी चैलेंजिंग ना हो। इन सब वजहों से बेस ज्वाइन करना मेरे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल था। मैं वर्कशॉप की तरफ वापस निकल पड़ता हूँ, स्विफ्ट सेंड के ड्रोन ऑर्डर को हैंडल करने के लिए तैयार। उधर स्विफ्ट सेंड हेडक्वार्टर्स में विक्टर और लियम काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। धीरे धीरे शॉक कम होने लगता है, लेकिन उनकी आंखों में डिसबिलीफ अब भी साफ नजर आ रहा था। विक्टर, अभी किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है क्या? ये सब रियल नहीं लग रहा। हम लोग 1000 किलोमीटर रेंज और 1 टन पेलोड वाला ड्रोन बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और फ्लिन ने 10,000 किलोमीटर रेंज और 10 टन पेलोड वाले ऑर्डर को सीधा एक्सेप्ट कर लिया। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? लियम का असली काम ही विक्टर को कंट्रोल करना था। विक्टर पैसे पानी की तरह उड़ाता था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके साथ लियम को असाइन किया था, जो दुनिया का सबसे कंजूस और पैसे बचाने वाला असिस्टेंट माना जाता था। लेकिन इस बार विक्टर के 1.2 बिलियन के गैम्बल को देखकर लियम को भी लग रहा था कि ये डील वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट। अगर फ्लिन वाकई ऐसा ड्रोन बना देता है तो स्विफ्ट सेंड सिर्फ डोमेस्टिक डिलीवरी मार्केट का किंग नहीं रहेगा, ग्लोबल लेवल पर भी कोई कंपनी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। सुबह पैकेज भेजो और शाम तक डिलीवर हो जाए, ऐसी सर्विस को कौन बीट कर सकता है? लियम, क्या अब स्विफ्ट सेंड के पास सच में चांस है? विक्टर पूछता है। सच कहूँ विक्टर, अभी मुझे वापस कॉलेज जाकर मास्टर्स करने का मन कर रहा है, शायद डॉक्टरेट भी। मुझे भी, लियम हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है। एक पुरानी कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैं हमेशा सोचता था कि ये बातें पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन फ्लिन ने मुझे नॉलेज की असली पावर और उसकी जबरदस्त अट्रैक्शन दिखा दी है। ये बात लियम दिल की गहराइयों से कह रहा था। उसके चेहरे पर काफी दिनों बाद उम्मीद और हैरानी का एक अलग ही नूर नजर आ रहा था। विक्टर हल्का सा हंस पड़ता है। ठीक है लियम, इतने इमोशनल मत हो। दुनिया में मिलियंस रिसर्चर्स हैं, लेकिन फ्लिन जैसी एबिलिटी और फ्लिन जैसी हिम्मत रखने वाला सिर्फ एक ही है। लेकिन लॉन्ग किंगडम में काफी टाइम से ऐसा कोई नहीं आया जो इतना चमकदार टैलेंट रखता हो। फ्लिन एक रोशनी की किरण की तरह होगा जो भटक चुके हजारों यंग लोगों को रास्ता दिखाएगी। विक्टर थोड़ी देर के लिए रुकता है। और एक बात है जो मैंने अभी तक नहीं कही, फ्लिन जैसे इंसान के सामने मेरे और रे जैसे बिलियनियर्स भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगते हैं ना? विक्टर मुस्कुराते हुए मजाक करता है। इस वक्त उसका मूड शायद ही इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था और मेरे ड्रोन को लेकर उसकी एक्साइटमेंट भी अपने पीक पर थी। लियम विक्टर की बात सुनकर उस टॉपिक को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। 2 सेकंड तक अटक अटक कर बोलता है, फिर तुरंत बात बदल देता है। वैसे विक्टर, फ्लिन के साथ जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका कोई डेडलाइन सेट किया था क्या? क्या हमें पहले से अनाउंसमेंट रिलीज कर देनी चाहिए? इंटरनेट वैसे भी पता लगा चुका है कि हमने फ्लिन से ड्रोन बनवाने का ऑर्डर दिया है, अब इसे सीक्रेट रखने का कोई फायदा नहीं। और रे ने पहले ही हमें टेम्पलेट दे दिया है, लॉन्च से 3 दिन पहले अनाउंसमेंट रिलीज करो। नॉर्थ हिल प्लाजा वाले इवेंट ने डमी ऑटो को एक रात में लेजेंड बना दिया था। मार्केटिंग के मामले में हम रे से काफी कुछ सीख सकते हैं। ये सुनकर विक्टर सोच में पड़ जाता है। कुछ पल बाद वो बोलता है, लियम, इस बार तुमने सच में सही बात कही है। हाँ, अनाउंसमेंट रिलीज करते हैं। मैंने फ्लिन के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं की थी, लेकिन उसने पहले जितनी स्पीड से ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं उस हिसाब से मैक्सिमम 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो फिर डिसाइड हो गया, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद शन सिटी के हीहू पार्क में ड्रोन लॉन्च इवेंट होगा। देखते हैं रे के डमी ऑटो लॉन्च ने ज्यादा धमाका किया था या हमारा ड्रोन लॉन्च करेगा। आखिरी लाइन बोलते हुए बैटल हार्डन विक्टर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता और नेचुरली लियम तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। विक्टर, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। मजबूती से सिर हिलाकर लियम ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लियम काम में बहुत तेज था। उनकी बात खत्म होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही स्विफ्ट सेंड की ऑफिशियल वेबसाइट और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक अनाउंसमेंट लाइव हो जाता है। अनाउंसमेंट में लिखा था, 7 दिन बाद शन सिटी के हीहू पार्क में स्विफ्ट सेंड ग्रुप अपना ड्रोन लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। बने रहिए हमारे साथ। छोटा सा अनाउंसमेंट था, लेकिन उसका असर एक शांत झील में फेंके गए बड़े पत्थर जैसा हुआ। हर तरफ शॉक वेव्स फैल गई। मुझे पता था, पक्का ड्रोन ही है। विक्टर ने फ्लिन से ड्रोन बनवाने का ऑर्डर दिया है।
मेरे बस के बाहर हो गया ये सब। मैं ऑलरेडी डमी ऑटो लॉन्च देखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले चुका हूँ। अब मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस रेट पर मेरा कंजूस बॉस मुझे निकाल देगा। अरे टेंशन मत ले, इस बार ऑफिस में ही देख लेना, तेरा बॉस भी वही देख रहा होगा, उसके पास तुझे मैनेज करने का टाइम नहीं होगा। भाई ये सबसे इंटेलिजेंट बात है जो मैंने आज सुनी है, ये पहले क्यों नहीं बोला। सच कहूँ तो अब इन लॉन्चेस को फॉलो करना रियलिटी शो बिंज वॉच करने जैसा लगता है, एकदम एडिक्टिव। सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर कमेंट्स की संख्या 10,000 क्रॉस कर जाती है। हर कोई 7 दिन बाद होने वाले स्विफ्ट सेंड ड्रोन लॉन्च को लेकर बेचैन था। दूसरी तरफ फर्स्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के R&D बेस में चेस्टर, सेरीना और बाकी टीम की मीटिंग पूरी तरह से डेडलॉक में फंस चुकी थी। प्रोफेसर ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट के अभी 2 मेन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और सप्लाई डिलीवरी। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की बात करें तो पायलट्स और एयरक्राफ्ट दोनों को सेफली वापस लाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट के आउटर शेल से शुरुआत करनी होगी। लेकिन सिरेना के नए डेवलप किए हुए TZT टाइप अल्ट्रा हार्ड अलॉय से भी ये गारंटी नहीं मिल सकती कि एयरक्राफ्ट डायरेक्ट मिसाइल हिट सर्वाइव कर लेगा। जमीन पर एक टैंक शायद 1 या 2 मिसाइल झेल ले, लेकिन हवा में सब कुछ अलग होता है। वहाँ छोटी सी माल फंक्शन भी सीधा मौत का सबब बन सकती है। और सप्लाई डिलीवरी की बात करें तो भले ही वो फ्रेंडली टेरिटरी में की जाती हो और रिस्क काफी कम होता हो, फिर भी हम 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए मेरी राय में पूरा टॉपिक एक फॉल्स प्रेमिस पर बेस्ड है। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल और अनअचीवेबल है। खामोश कॉन्फ्रेंस रूम में मार्को सबसे पहले खड़ा होकर अपनी बात रखता है। चेस्टर हाथ हिलाकर उसे बैठने का इशारा करता है। फिर वो पूरे रूम पर नजर डालता है। देश के 40-50 सबसे ब्रिलियंट मिलिट्री एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे थे और उनमें से एक भी इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। स्टुअर्ट और बाकी सब लोग एक दूसरे को देखते रह गए। सबके दिमाग बिल्कुल ब्लैंक थे। उधर मेरी तरफ मिलिट्री ग्रेड अपग्रेड के बाद सुपर लैब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुझे ना सिर्फ दुनिया के टॉप टियर मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का अनलिमिटेड एक्सेस मिल गया था, बल्कि मार्केट में अवेलेबल किसी भी मिलिट्री ग्रेड मटेरियल को खरीदने का ऑप्शन भी मिल गया था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि कुछ मटेरियल्स की प्राइसेस देखकर मेरी रूह कांप जाती थी। इतनी सारे जीरो होते थे कि मैं गिनने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसलिए जब मैंने रे से कहा था कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टम का एक सिंपल रूल था, जितना ज्यादा पैसा बचाऊंगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन कभी ना कभी मैं अपने लिए भी कुछ बनाना चाहता था, और जब वो दिन आएगा तब मैं सिर्फ बेस्ट से बेस्ट मटेरियल्स ही यूज करना चाहूंगा। उस वक्त मेरे पास जो फंड्स होंगे वो बिल्कुल काफी नहीं पड़ेंगे। एक ही बड़ा प्रोजेक्ट और मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। विक्टर, बाहर दुनिया मुझे अल्टीमेट स्कैमर के नाम से जानती है। मेरी शॉप पेज पर तो ये टैग ऑफिशियली लगा हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मुझे खुद बहुत गरीब फील हो रहा है। तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी होगी। मैं खुद से बड़बड़ाते हुए सुपर लैब का मटेरियल्स वॉल्ट खोलता हूँ। काफी देर तक कंपेयर और रिसर्च करने के बाद आखिरकार ड्रोन बनाने के लिए सारी जरूरी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार मटेरियल सिलेक्शन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स हद से ज्यादा महंगे थे। मैं पूरे वक्त सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में लगा हुआ था। अच्छी बात ये थी कि मेहनत रंग लाई। जो मटेरियल्स पहले कई मिलियन के पड़ने वाले थे, उनकी कॉस्ट घटाकर मैंने 2 मिलियन से भी नीचे ला दी। सब कुछ बंडल करने के बाद टोटल कॉस्ट सिर्फ 1.8 मिलियन बनी, जो मैंने सिस्टम को पे कर दी। और अगर विक्टर को कभी ये नंबर पता चल गया तो शायद वहीं पर बेहोश हो जाएगा। मैंने तुम्हें 1.2 बिलियन दिए और तुमने सिर्फ 1.8 मिलियन खर्च किए। फिलहाल विक्टर को मेरी एक्चुअल कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। सुपर लैब में एंटर करने से पहले मैंने नोटिस किया था कि सिस्टम अब भी अपनी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि रिपोर्ट रेडी होते ही सिस्टम उसे सीधा पब्लिक कर देगा, और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे उसे पहले देखने या एडिट करने का मौका भी नहीं मिलने वाला था। एक भी नंबर चेंज करने का चांस नहीं। ये सोचकर मैं धीरे से बोलता हूँ, इस ऑर्डर के बाद मुझे शायद कुछ बॉडीगार्ड्स हायर करने पड़ेंगे या वर्कशॉप में डिफेंसिव अपग्रेड्स लगवाने पड़ेंगे, वरना मुझे कभी सेफ फील नहीं होगा। मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद मैं पूरा बिल्ड प्रोसेस एक बार फिर से दिमाग में रिव्यू करता हूँ। अगर नॉर्मल ड्रोन होता तो मुझे आधा दिन भी नहीं लगता। मैं एक साथ दर्जन भर ड्रोन्स बना सकता था, लेकिन 10,000 किलोमीटर रेंज, 10 टन पेलोड और उसके साथ एक्सट्रीम स्टेबिलिटी वाला ड्रोन बनाना बिना किसी एग्जैजरेशन के ये रे की ईवी बनाने से भी ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज था। उस कार की असली मुश्किल सिर्फ ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम थी, बाकी सब रिलेटिवली सिंपल था। लेकिन विक्टर के ड्रोन में हर एक स्टेज पर आसमान छूने वाली टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। इसी दौरान मिलिट्री बेस में स्टुअर्ट और बाकी एक्सपर्ट्स अब भी ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बैठे हुए थे। किसी के पास एक भी वर्केबल आइडिया नहीं था। और अगर इस मीटिंग का असली मकसद समझना है तो हमें 3 दिन पहले लौटना पड़ेगा। 3 दिन पहले लॉन्ग किंगडम और बेयर नेशन ने सीक्रेट तरीके से एक मॉडर्न एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। जब से फाइटर जेट्स का जमाना शुरू हुआ है, एयर सुप्रीमेसी ही वॉर जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर रही है। हर देश अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बहुत सीरियस लेता है। पिछले कुछ सालों में लॉन्ग किंगडम ने भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए पैसे और मैन पावर दोनों की बारिश कर दी थी। फंडिंग इतनी ज्यादा थी कि उसका स्केल देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए लॉन्ग किंगडम ने पूरे 100 फाइटर जेट्स और कई स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट डिविजन्स डिप्लॉय किए थे। वहीं बेयर नेशन ने सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट भेजे। लॉन्ग किंगडम के मिलिट्री लीडर्स को पहले लगा कि बेयर नेशन मजाक कर रहा है, लेकिन बेयर नेशन ने उन्हें एक बहुत ही कड़वा सबक सिखा दिया। लॉन्ग किंगडम के 100 फाइटर्स ने आसानी से बेयर नेशन के 10 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका कमांड बेस भी उड़ा दिया। लेकिन इस विक्ट्री की एक बड़ी कीमत थी। कमांड बेस तबाह होने के बाद लॉन्ग किंगडम के सारे एयरक्राफ्ट एनिमी डिफेंस के सामने एक्सपोज हो गए। हारने से पहले
पहले बेयर नेशन ने अपने सारे एंटी एयर बैटरीज और मिसाइल सिस्टम्स एक साथ एक्टिवेट कर दिए और आखिरी डेस्परेट अटैक लॉन्च कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक कमांड बेस के बदले लगभग 98% फाइटर्स खत्म हो गए। सिर्फ 2% एयरक्राफ्ट ही ठीक ठाक हालत में बेस तक लौट पाए। कागज पर देखा जाए तो लॉन्ग किंगडम ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन असली जंग कभी एक बैटल से डिसाइड नहीं होती। एक एनिमी बेस को तबाह करने के लिए लगभग 100 फाइटर्स खोना कोई जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान था। इसी वजह से एक्सरसाइज के तुरंत बाद लॉन्ग किंगडम के टॉप मिलिट्री लीडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ताकि इस डिजास्टर्स रिजल्ट की असली वजह समझी जा सके। 8 घंटे की गर्म बहस के बाद आखिर सब एक कंक्लूजन पर पहुंचे। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स की डिफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत कमजोर थी। जैसे ही वो एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसते, दोनों तरफ से भारी नुकसान होना लगभग तय था। 1000 दुश्मन मारो और अपने 800 गवा दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट्स भी नहीं थे, असली कंसर्न पायलट्स थे। हर फाइटर पायलट एक रेयर टैलेंट होता था जिसे सालों की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता था। एक पायलट को खोना भी दर्दनाक था, पूरी स्क्वाड्रन खोना तो और भी ज्यादा। इसीलिए टॉप ब्रास ने चेस्टर को अर्जेंट ऑर्डर दिया था। उसे बेस के सबसे ब्रिलियंट रिसर्चर्स को लीड करके 1 हफ्ते के अंदर पायलट सेफ्टी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना था। आज चेस्टर को ऑर्डर मिले हुए दूसरा दिन था। प्रोफेसर, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, दुनिया का हर देश इसी चैलेंज का सामना कर रहा है, इसलिए आप इतनी टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट टर्म में एयरक्राफ्ट सेफ्टी इशू सॉल्व होना मुझे नामुमकिन लगता है। चाहे ऊपर वाले हम सबको गोली ही क्यों ना मार दे, ये प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। रूम का माहौल और ज्यादा भारी होता देखकर मार्को खड़ा होकर बात करता है, लेकिन उसे बोलना नहीं चाहिए था। जैसे ही उसने मुंह खोला, चेस्टर का गुस्सा आसमान छू गया। तुम्हें लगता है मुझे ये बात तुमसे सुनने की जरूरत है? टाइम पर छोड़ दो, टाइम पर छोड़ दो। हर बार जब कोई रिसर्च चैलेंज सामने आता है, तुम्हारा सोल्यूशन बस यही होता है? तो फिर मुझे बताओ, अगर टाइम ही सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो तुम लोगों की जरूरत किस लिए है? और अगर दुनिया का कोई देश इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा तो लॉन्ग किंगडम का एडवांटेज क्या हुआ? टॉप ब्रास चाहता है कि हम सबसे पहले इसे सॉल्व करें। 2 दिन, मैं तुम सबको 2 दिन देता हूँ। अगर 2 दिन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पाए तो शायद मुझे सरीना की सजेशन सीरियसली लेनी पड़ेगी। तुम सबको अलग अलग रूम्स में लॉक करके असली रिसर्च करवानी पड़ेगी। चेस्टर गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। उसका चेहरा काले बादल की तरह सख्त हो चुका था। फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाता है और स्टुअर्ट, मार्को और बाकी सब लोग शॉक में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद मार्को सरीना की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर मजबूर सी मुस्कान थी। सरीना, डॉक्टर सरीना, आपके पास हमेशा सबसे ज्यादा आइडियाज होते हैं, इस बार भी हमें थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। प्रोफेसर इस बार सच में मजाक नहीं कर रहे। मार्को के बोलते ही रूम में मौजूद सब लोग एक साथ सरीना की तरफ देखने लगते हैं। हर चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उनमें से ज्यादातर रिसर्चर्स तब बेस में आए थे जब सरीना पहले ही एडवाइजर बन चुकी थी। उनके लिए सरीना सिर्फ एक एडवाइजर नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में आखिरी उम्मीद थी। उनमें से लगभग कोई भी सेरीना का क्लासमेट नहीं था, लेकिन सेरीना की एबिलिटीज के बारे में सबने कहानियां जरूर सुनी थी। उसकी ग्रेजुएशन बैच के लोग आज देश भर के मिलिट्री रिसर्च यूनिट्स को लीड कर रहे थे और उन सब के बीच भी सेरीना को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता था। अगर सेरीना को इस बेस की शांत जिंदगी पसंद ना होती तो काफी पहले कोई दूसरा मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसे पोच करके अपने पूरे R&D डिपार्टमेंट का हेड बना चुका होता। ओह, अब तो मुझे सेरीना बुला रहे हो? सेरीना ठंडी नजर से मार्को को देखती है। अभी कुछ देर पहले तुम प्रोफेसर के पास मेरी कंप्लेंट करने नहीं भाग रहे थे, और जैसे तुमने खुद कहा था मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूँ। अगर प्रोफेसर तुम सबको अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुड लक। इतना कहकर सेरीना खड़ी होती है। उसकी लंबी टांगे उसे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ले जाती हैं और वो सबके हैरान चेहरों को पीछे छोड़कर निकल जाती है। पीछे बैठे रिसर्चर्स का दिल सीधा डूब जाता है। खत्म, वो हमारी हेल्प नहीं करेगी, अब हमें बचाने कोई नहीं आ रहा। स्टुअर्ट गहरी सांस लेकर बोलता है, चलो काम पर लग जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। कम से कम प्रोफेसर को एक रीजनेबल रिसर्च प्रपोजल तो देना ही होगा, चाहे आइडिया बुरा ही क्यों ना हो। कुछ ना होने से बेहतर है। प्रोफेसर इसलिए गुस्से में है क्योंकि सवाल पूछने पर हम सब चुपचाप बैठे रहे। स्टुअर्ट सर हिलाता है और बाकी लोग मजबूरी में एक दूसरे को देखकर चुपचाप हाँ में हाँ मिला देते हैं। वक्त उंगलियों के बीच से फिसलती रेत की तरह निकल जाता है। एयरक्राफ्ट डिफेंस प्रॉब्लम को लेकर स्टुअर्ट और देश के टॉप मिलिट्री रिसर्चर्स 2 दिन तक सर खपाते रहते हैं। उधर मेट्रो सिटी के आउटस्कर्ट्स में मेरी वर्कशॉप के अंदर मैं भी सुपर लैब में लगातार काम कर रहा था। ड्रोन बनाने का पूरा प्रोसेस हद से ज्यादा इंटेंसिव था। अगर सुपर लैब का टाइम डिस्टॉर्शन इफेक्ट ना होता तो शायद मैं कब का पागल हो चुका होता, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 3 महीने से ज्यादा की लगातार मेहनत के बाद मैंने आखिर विक्टर का ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एक ऐसा ड्रोन जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर था, जो 10 टन का पेलोड उठा सकता था और जिसकी स्टेबिलिटी भी एक्सेप्शनल लेवल की थी। ये सच में एक जनरेशन डिफाइनिंग मशीन थी। अपनी क्रिएशन को देखकर मैं भी एक्साइटमेंट भरी मुस्कान रोक नहीं पाता। टिंग, सिस्टम अब प्लेयर्स के एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएट करेगा। सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट। प्लेयर की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को परफेक्ट स्कोर 100 दिया गया है। बोनस 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स। बोनस 10 मिलियन अपग्रेड पॉइंट्स। सिस्टम की नरम आवाज एक के बाद एक नोटिफिकेशन सुनाती है। शुरू में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही आखिरी 2 लाइन सुनता हूँ, मेरा शरीर जो एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था वहीं जम जाता है। 10 मिलियन अपग्रेड पॉइंट्स का बोनस मुझे इतना खास नहीं लगा। सिस्टम हमेशा से पॉइंट्स देने में कंजूस रहा है। फेज 4 अनलॉक करने के लिए 1 बिलियन पॉइंट्स चाहिए थे। उसके सामने 10 मिलियन बस चिल्लर जैसे लगते थे, लेकिन वो 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स मेरी सांसें एक पल
पल के लिए रुक जाती हैं। मैं मुश्किल से थूक निकलता हूँ और एड्रेनलिन मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। अगर मैं सही समझ रहा था तो ये 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स लगभग 10 IQ पॉइंट्स के बराबर थे। एक नॉर्मल इंसान का IQ 100 माना जाता है। 110 IQ वाले लोग ऑलरेडी गिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं। दूसरे शब्दों में सिस्टम के दिए हुए 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स किसी एवरेज इंसान को तुरंत एक्सेप्शनल बना सकते थे और मेरे ऊपर इसका इफेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मेरी नेचुरल टैलेंट और इंस्टिंक्ट्स पहले ही टॉप टियर लेवल पर थी। लोग कहते हैं आइंस्टाइन का IQ लगभग 160 था। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आइंस्टाइन के लेवल तक पहुंच सकता हूं या नहीं, लेकिन अब इन 10 इंटेलिजेंस पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे लग रहा था कि अगर आइंस्टाइन खुद वापस आ जाए तो भी मैं रॉ ब्रेन पावर में उससे टक्कर दे सकता था। लगता है सिस्टम में अभी भी बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस को डायरेक्टली बूस्ट करने की ये एक एबिलिटी ही इतनी पावरफुल थी कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपने अंदर उभर रही एक्साइटमेंट को मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ। फिर एक बार अपनी मास्टरपीस की तरफ देखता हूँ और उसे सुपर लैब से बाहर ले जाने के लिए उठाता हूँ।